नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों ये वीडियो आकांक्षा 40 के विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आकांक्षा 40 का जो 2019 में जो सवाल पूछा गया था, ठीक है, फिजिक्स में 2019 में जो आकांक्षा 40 में सवाल पूछा गया था, सभी का हम लोग देखेंगे, उसमें हम उसका आंसर की भी देखेंगे। ठीक है, थोड़ा आप लोगों को डिटेल बता भी देंगे कुछ कुछ। तो बिल्कुल सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो आकांक्षा 40 एग्जाम देने वाले हैं, और जो आकांक्षा 40 का फॉर्म भरे हैं सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। वो लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आप सभी बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं सर आकांक्षा 40 का वीडियो लाइए। तो चलिए ये लेकर आए फिजिक्स का। अगर आप लोग को अच्छा लगा ये वाला तो नेक्स्ट हम केमिस्ट्री और मैथ का भी लेकर आएंगे। ठीक है, और हो सके तो मैं उसका सोल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ सभी लोग जो वीडियो को देख रहे हैं लाइक कीजिए, ज़्यादा लाइक मिलने पर अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए उस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल आप लोग का ओम के नियम को निरूपण करने वाला वक्र है। द कर्व्स रिप्रेजेंटिंग द ओम्स लॉ इज। इसमें आप लोग को ऑप्शन दिया था, सिर्फ मैं आप लोग आंसर बता दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग आंसर नोट कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि ओम के नियम को निरूपण करने वाला वक्र है, तो ये होगा लीनियर। ठीक है, ओम का नियम क्या होता है, ऐसा ग्राफ होता है, ऐसा रेखा होता है हम लोग का, तो ये लीनियर यानी कि रेखीय होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा लीनियर यानी कि रेखीय आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दूसरा नंबर की एक बंद परिपथ में वोल्टेज तथा विद्युत धारा का अनुपात है। द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट इन ए क्लोज सर्किट क्या होता है। एक क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज का रेशियो क्या होता है, तो होता है दोस्तों कांस्टेंट। ओम्स लॉ के द्वारा हम लोग जानते हैं क्या होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं I इक्वल टू V बटे I इक्वल टू क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट, जिससे हम लोग को R मिलता है। ठीक है, R क्या है, कांस्टेंट ही होता है ना, इसलिए हो जाए कांस्टेंट यानी कि स्थिर रहता है। नेक्स्ट देखिए सभी बिल्कुल मैं ऑप्शन आंसर का कह दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद तीसरा सवाल आप लोग का हुई द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स। आप लोग 4 ऑप्शन उसमें दिया हुआ था। ठीक है, ये ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मैं ऑप्शन नहीं लिखा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करें, इसलिए मैं जल्दी लेकर आया। निम्न में से कौन एक ऊर्जा का स्रोत का प्रकार नहीं है। तो इसमें दोस्तों आप लोग का बहुत सारा ऑप्शन था। तो इसमें आप लोग का जो एक रियोस्टेट था, ठीक है, रियोस्टेट जो था वो ऊर्जा स्रोत का प्रकार नहीं है। रियोस्टेट मतलब जो होता है आप लोग का रियोस्टेट, ओके, रियोस्टेट जो था वो ऊर्जा स्रोत का प्रकार नहीं था। बाकी आप लोग का सोलर सेल था, बैटरी था, वो सारा ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि 3 रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। 2 ओम 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोधक को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो बहुत आसान सवाल, इसको आप लोग बना सकते हैं। जैसे हम लोग R1 R2 R3 पता है, तो हम लोग 1/R1 R2 R3 करके निकाल सकते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में कनेक्टेड है। तो हम लोग का 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R इक्वल टू होगा 1/2 प्लस 1/3 और प्लस 1/5। इसको लोग सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15, आप लोग एलसीएम लेने आता ही होगा सभी को। यहाँ पे होगा 3 10 30 110 और यहाँ पे 5 हो गए तो 6, सभी को जोड़ेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा कितना, 15 10 25 31/30। ठीक है, तो ये हम लोग का आया 1/R। तो R बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि R निकालेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, 30/31 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कि द ऐसा यूनिट ऑफ पावर, बहुत ही आसान सवाल था। पावर कैसे मात्रक क्या होता है, यानी शक्ति कैसे मात्रक क्या होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों वाट। ठीक है, क्या हो जाएगा, वाट, वाट होगा सही उत्तर। तो सभी डिटेल में पूरा वीडियो को स्किप देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, आप लोग एग्जाम में बहुत हेल्प होगा। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन उसमें पूछा था, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। इसमें 2 बार ये क्वेश्चन लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज। विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं। विद्युत आवेश यानी कि Q, चार्ज के प्रवाह के दर यानी T को क्या कहते हैं। तो I इक्वल टू होता है Q/T, यानी कि उसको क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत धारा कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इज द राइट आंसर, यानी कि क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग क्या है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। एक चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसमें 4 ऑप्शन था, हम लोग को पता है एक प्रतिरोध मतलब R इक्वल टू क्या होता है, तो होता है सर ρL/A, यही ना होता है दोस्तों। तो ये जो A है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, क्षेत्रफल घट जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो ये होता है क्षेत्रफल। तो इसमें होगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका जो आंसर होगा वो होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्रॉस सेक्शन। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या आप लोग का। इन ए कॉनकेव मिरर द साइज ऑफ द इमेज
डिपेंड ऑन, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है। तो देखिए किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब का आकार जो निर्भर करता है ना, वो उसके क्या पोजीशन पर निर्भर करता है, कहाँ पर वस्तु खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा वस्तु की स्थिति, अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ पर रख रहा है इस पर डिपेंड करता है। तो क्या हो जाएगा, वस्तु की स्थिति यानी कि पोजिशन ऑफ इमेज। ओके, चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं। पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास इज गिवन बाय, आवर्धक कांचों की शक्ति दिया जाता है, मतलब आवर्धक कांचों की शक्ति होता है उसका फॉर्मूला पूछ रहा है इसमें। तो दोस्तों उसका फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 1+d/f। मैग्नीफिकेशन का बोल रहा है कि मैग्नीफाइंग ग्लास का क्या होता है पावर, तो वो होता है दोस्तों 1+d/f। ये सही उत्तर होता है। ठीक है, ऑप्शन बहुत सारा था तो ये वाला सही है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि इन ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म्ड, अब सभी को होता है मानव नेत्र में हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ होता है, बच्चा बोल देगा रेटिना पर बनता है सर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रेटिना। ओके, तो अगला सवाल आप लोग का 11 नंबर की फॉर ए डाइवर्जिंग लेंस फोकल लेंथ इज, अब सारे लेंस के लिए फोकस दूरी होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन था ऋणात्मक धनात्मक दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी अपसारे लेंस, ठीक है, यानी कि डाइवर्जिंग, तो ये होता है अवतल लेंस। तो हम लोग जानते हैं अवतल लेंस का फोकस दूरी किसमें होता है, माइनस में होता है, यानी कि ऋणात्मक। अब देखिए याद रखिएगा, अवतल नाम जुड़ गया मतलब ऋणात्मक जुड़ गया, चाहे अवतल दर्पण बोले या लेंस, दोनों का फोकस दूरी माइनस में ही होता है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऋणात्मक। ओके, ऋणात्मक सही हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बार में देखते हैं कि रिफ्रैक्शन बाय रफ सरफेसेस कॉल्ड, खुरदरे सतह पर परावर्तन कहलाता है। तो ये दोस्तों अनियमित परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, अनियमित परावर्तन, यानी कि इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलेंगे, इररेगुलर रिफ्लेक्शन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, इररेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो चलिए 13 नंबर देखते हैं। अगला सवाल क्या है, यहाँ बोल रहा है कि क्वांटिटी व्हिच नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के दौरान कौन सा आप लोग का क्वांटिटी चेंज नहीं होता है, अपवर्तन के दौरान वह मात्रा जो परिवर्तित नहीं होती है। तो दोस्तों इसमें जो फ्रीक्वेंसी होगा यानी कि आवृत्ति, वो आवृत्ति आप लोग का चेंज नहीं होता है। तरंग दैर्ध्य भी चेंज होता है, स्पीड भी चेंज होता है, ये सारा चीज़ चेंज होता है, बाकी सारा ऑप्शन नहीं मिलता। तो आवृत्ति जो है वो चेंज नहीं होता, याद रखिएगा आवृत्ति चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट 14 नंबर देख रहे हैं कि इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एज कम्पेयर टू आईपीस ऑब्जेक्टिव लेंस हैज, नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक यहाँ होगा, यहाँ थोड़ा गलती हो गया, अभिदृश्यक, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मिसप्रिंट है, अभिदृश्यक लेंस है। बोल रहा इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एज कम्पेयर टू आईपीस ऑब्जेक्टिव लेंस हैज, तो ये दोस्तों होता है स्मॉल फोकल लेंथ का होता है। ठीक है, 14 नंबर जो है इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एज कम्पेयर टू आईपीस ऑब्जेक्टिव लेंस हैज स्मॉल फोकल लेंथ, शॉर्ट फोकल लेंथ, इसका जो ऑप्शन था वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि वन ऑफ द एंगल, यहाँ पे वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द राइट एंगल प्रिज्म इज, समकोण प्रिज्म का एक कोण होता है, तो समकोण बोल रहा है तो एक कोण कितना होता है उसका 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट देखते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय लेंस रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू, लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर किरण गुजरती है। तो कहाँ से गुजरती है दोस्तों, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे अपवर्तन के बाद, यहाँ रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के बाद जो लेंस से गुजरता है दोस्तों वो फोकस से गुजरता है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाता है फोकस। ओके, चलिए यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, इफ द पावर ऑफ ए लेंस इज 2 डायोप्टर देन इट्स फोकल लेंथ इज, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 2d है तो उसका फोकस दूरी होगी। यदि किसी पावर ऑफ ए लेंस इज 2 डायोप्टर, ठीक है, यदि किसी लेंस का पावर यानी कि क्षमता दोस्तों दिया है कितना 2 डायोप्टर, तो उसका फोकस दूरी क्या होगा। तो देखिए फोकस दूरी हम लोग को पता है, फोकस दूरी बराबर होता है 1/p होता है ना, 1/p पावर कितना दिया है 2 डायोप्टर, तो 1/2 इसको डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 0.5, तो 0.5 मीटर इज द राइट आंसर। 0.5 मीटर बोलिए या फिर 50 सेंटीमीटर बोलिए, ठीक है, जो ऑप्शन होगा वही सही होगा। नेक्स्ट द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर, यहाँ बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा नियम है ये, तो ये दोस्तों स्नेल्स का नियम है। ठीक है, इसको कौन सा नियम बोलेंगे हम लोग, सभी लोग ध्यान से लिख लीजिए। साइन आई जो साइन आई ऐसा आप लोग का बनता है कि साइन आई बटे साइन आर, ये कौन सा नियम बनता है दोस्तों, ये दोस्तों स्नेल का नियम बनता है। ठीक है, स्नेल के नियम से ये वाला आता है, तो स्नेल लॉ इज राइट आंसर। नेक्स्ट रेनबोज आर फॉर्म्ड व्हेन सनलाइट रिफ्लेक्ट्स थ्रू, इंद्रधनुष तैयार होता है जब सूर्य का प्रकाश परावर्तित होता है। तो मिलियंस ऑफ रेन ड्रॉप्स, इसका जो ऑप्शन था दोस्तों मिलियंस ऑफ रेन ड्रॉप्स
यानी कि लाखों वर्षा बिंदुओं से जब वर्षा होती है, लाखों वर्षा बिंदु एक साथ जमा हो जाती है, तब हम लोग का रेन ड्रॉप जो सूर्य जो इंद्रधनुष होता है वो तैयार होता है, वो दिखता है हम लोग को। ठीक है, तो बहुत सारा लाखों वर्षा बिंदु एक साथ मिल जाता है तब हम लोग का इंद्रधनुष दिखता है। तो यहाँ हो जाएगा लाखों वर्षा बिंदुओं से, यानी कि मिलियंस ऑफ रेन ड्रॉप्स। नेक्स्ट देखिए, द ऐसा यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि अपवर्तनांक का ऐसा मात्रक क्या होगा। तो दोस्तों अपवर्तनांक का ना कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है। सर क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोग जब अपवर्तनांक निकालते हैं तो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट माध्यम में प्रकाश की चाल बटे निर्वात में प्रकाश की चाल होता है ना। क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल बटे निर्वात में प्रकाश की चाल। तो दोनों का ऐसा यूनिट सेम मीटर पर सेकंड स्पीड का कट जाएगा, तो इस पर कोई यूनिट नहीं होता है, तो इसका बोलेंगे नो यूनिट, यानी कि कोई मात्रक इसका नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, इन द गिवन डायग्राम द रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन ए ग्लास स्लैब, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज। और प्रदत्त चित्र प्रकाश की किरण अभिलंब रूप से कांच की स्लैब पर पड़ता है, प्रवर्तन अपवर्तन कौन होता है, इस टाइप का। ठीक है, आप लोग का जो ये वाला सवाल देख लीजिए, ये वाला इसमें बोल रहा है जो ऐसा आप लोग का पढ़ रहा है, तो अपवर्तन कौन होता है। तो अपवर्तन कौन क्या होता है, जो रिफ्रैक्शन की यहाँ के बाद जो सब मुड़ता है ना, तो ये वाला कौन होता है अपवर्तन। तो सीधा नॉर्मली आ रहा है, तो यहाँ पे कोई कोण ही नहीं बन रहा है, तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0 डिग्री बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर का 0 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर, द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज। देखिए वही वाला क्वेश्चन है, पावर पूछा है, फोकस दूरी दिया है, तो यहाँ बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है, इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर में करेंगे तो 20/100 कर देंगे, तो आ जाएगा 0.2 होगा ना। तो इसको हम लोग क्या निकालेंगे, पावर निकाल लेंगे, तो पावर होगा 1/0.2, इसको पॉइंट काट दिए, ऊपर 0 10 हो जाएगा, 2 5 10 कट जाएगा, यानी कि 5 डायोप्टर हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, तो प्लस, क्योंकि उत्तल दर्पण बोला है इसलिए प्लस 5 डायोप्टर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए 23 नंबर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं, यहाँ पे 24 नंबर। ठीक है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणाली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करेंट क्या होगा। तो दोस्तों ये जो होता है सभी बिंदुओं पर समान होता है, यानी कह सकते हैं कि सेम एट ऑल पॉइंट। ठीक है, या फिर कांस्टेंट अगर रहा तो भी हम लिखेंगे, तो क्या होगा सेम एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, तो ये आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आप लोग का कि यहाँ बोल रहा है ट्रैफिक संकेतों में लाल सिग्नल का प्रयोग करता है, क्या कारण है। रेड लाइट इज यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल्स बिकॉज, देखिए क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है ना दोस्तों सबसे कम होता है, इसका लोग कह सकते हैं लाल रंग का तरंगदैर्घ्य भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन भी डिपेंड करता है। तो ये ऑप्शन में था आप लोग लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मिराज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि मरीचिका एक उदाहरण है। तो मरीचिका एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, आप लोग लिख लीजिए क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। 27 नंबर देखते हैं दोस्तों क्या है, आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, जिसका कारण है, भैया बच्चा वाला सवाल है, सभी लोग 10th क्लास में पढ़े हैं ना आप लोग, कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या, द इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज देन द ऑब्जेक्ट, द व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अवतल दर्पण बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा आकार का दिखाई पड़ता है, वस्तु की स्थिति कहाँ पर होनी चाहिए। तो दोस्तों अवतल दर्पण पर एक ही जगह पे सिर्फ सीधा इमेज बनता है और कहीं पे भी नहीं, तो कहाँ पर रहता है, तो फोकस और सरपोल के बीच में रहता है, बिल्कुल फोकस और ध्रुव के बीच में रहता है। तो जैसे हम लोग का यहाँ अवतल दर्पण अगर बना देना ऐसे में, तो ये हो गया मान लीजिए फोकस, ये हो गया मान लीजिए केंद्र, ये हो गया पोल। तो यहाँ पे जब वस्तु को रखते हैं तब आप लोग इधर जनता है, इधर बनता है कहीं पे, और बनता है सीधा और बड़ा बनता है, तो सिर्फ एक ही जगह पे बनता है आभासी, का बाकी सब जगह वास्तविक बनता है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। दर्पण सब जितना भी दूर खड़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा दिखाई पड़ेगा। तो दर्पण होने की संभावना है भैया जी समतल दर्पण, जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, समतल दर्पण ही है ना जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, सीधा ही दिखाई, कहाँ पे आप खड़े रहिए आपका हमेशा सीधा ही दिखाई पड़ेगा। तो समतल दर्पण इज द राइट आंसर, यानी कि प्लेन मिरर। नेक्स्ट है इन ए प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक मोटर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक एल्टो छूट गया है, इलेक्ट्रिक मोटर कॉइल इज कॉल्ड, ये प्रायोगिक विद्युत मोटर में कुंडली को कहा जाता है, तो इसको दोस्तों कहता है आर्मेचर। क्या, आर्मेचर, ओके आर्मेचर कहते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए प्रोटॉन कैन चेंज व्हेन इट मूव्स फ्रीली इन ए मैग्नेटिक फील्ड।
प्रोटॉन के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा परिवर्तन हो सकता है जब वो चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करता है? तो इसमें ऑप्शन में चाल था, संवेग था, इनमें से कोई नहीं, और एगो मास ऐसा कुछ था। ठीक है, तो इसका जो सही दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए क्या क्या परिवर्तन, इसमें वेग भी परिवर्तन होता है क्योंकि वेग ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, इसमें वेग और संवेग, ठीक है, वेग और संवेग दोनों परिवर्तन होता है, तो संवेग ऑप्शन में था, तो इसका सही उत्तर संवेग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना, द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन इज, तो क्या होगा ये? तो दोस्तों ये जो आप लोग का हो जाएगा प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रिक इंडक्शन इज प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बड़ा ऑप्शन था तो हम पूरा नहीं लिखे, शॉर्ट में आप लोग बता रहे हैं वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, मेन आप लोग क्वेश्चन मिल रहा है यहाँ पे, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमको मिला नहीं, हमको कहीं से उतारना पड़ा क्वेश्चन, फिर आपको बता रहे हैं। द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग करेंट इज कॉल्ड, जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, जनरेटर के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। तो जनरेटर काम है विद्युत धारा का उत्पन्न करना। पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया आर एडवाइज टू यूज, मायोपिया बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को सलाह दिया जाता है, क्या भैया सलाह दिया जाता है कि आप ठीक ठाक रहिए? अरे नहीं, उसका आँख खराब है ना, तो आँख ठीक करने का सलाह क्या दिया जाता है? मायोपिया यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि निकट दृष्टि दोष, तो उसको ठीक करने के लिए अब्तल दर्पण का प्रयोग करने की सलाह दिया जाता है। अब जो निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उसको आप लोग अब्तल दर्पण का ही प्रयोग करने की सलाह दीजिएगा ना, तो बिल्कुल, तो यहाँ होगा अब्तल दर्पण प्रयोग करने की सलाह दिया जाता है। जो ऑप्शन था वो बिल्कुल सही होता। यहाँ एक न्यूमेरिकल था, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, उसको बना के और कमेंट में सभी लोग प्लीज़ उत्तर दीजिएगा। मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ लेकिन अभी करूँगा नहीं, मैं आप लोग थोड़ा समझा दे रहा हूँ क्या है। पूरा एक रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 6.2 ओम, कोई रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस दिया 6.2 ओम, कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी ऑफ 5 वोल्ट, बैटरी का दिया है 5 वोल्ट बैटरी है, बाय मीन्स ऑफ ए वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ठीक है, वायर से कनेक्ट है जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब नेग्लिजिबल मान सकते हैं उसको। द करेंट दैट पासेस थ्रू द रजिस्टर इज 0.4 एम्पीयर, करेंट मतलब आई बराबर दे दे 0. तो टोटल पावर प्रोड्यूस बाय द बैटरी, मतलब टोटल पावर निकालना है, क्षमता निकालना है, तो पावर इक्वल टू आप निकाल सकते हैं क्या होगा। ठीक है, तो सभी लोग उसको निकाल के कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर दीजिए, मैं आप लोग आंसर का वेट करूंगा। और प्लीज़ जो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आप लोग रेगुलर देख पाएँ। देखिए नेक्स्ट क्या है, बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, तापक्रम बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध भैया बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है सर? तापक्रम बढ़ाइएगा तो इलेक्ट्रॉन का बहुत ज़्यादा प्रवाह होने लगेगा, एक दूसरे से टकराएगा, उससे ज़्यादा और प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, तो बढ़ जाता है, ये इसका आंसर होगा, प्रतिरोध बढ़ जाता है। 37 नंबर, एज कम्पेयर टू शॉर्ट वायर लॉन्ग वायर हैव, छोटे तारों की तुलना में लंबे तारों में होता है, तो उसमें दोस्तों प्रतिरोध ज़्यादा होता है, एक ऑप्शन था वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लंबे तारों में लंबा दूर ज़्यादा करंट जाएगा तो उसमें प्रतिरोध और ज़्यादा खपत होगा, इसलिए लंबे तारों में प्रतिरोध ज़्यादा होता है। नेक्स्ट 38 नंबर सवाल, कि एसी जनरेटरों में उत्पादित धारा है, करंट प्रोड्यूस बाय एसी जनरेटर इज, तो ये होगा अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा, अगर हिंदी में इंग्लिश में बोलिएगा तो होगा अल्टरनेटिंग करंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, और ये पूछ रहा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पासिस थ्रू अर्थ वायर, इट हैज़ वायर बिकॉज इट हैज़, भूसंपर्क तार के जरिए बहुत बड़े पैमाने की धारा बहती है। तो क्यों? क्योंकि भूसंपर्क तार का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, वेरी लो रेजिस्टेंस, इसलिए बहुत ज़्यादा धारा उसमें बह जाता है। ठीक है, तो इतना ही सवाल था और एक सवाल हमको मिला नहीं, इसलिए तो चलिए दोस्तों सभी को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग भी ये क्वेश्चन आप लोग देख पाएँ जो आकांक्षा 40 एग्जाम देने वाला। आकांक्षा 40 बहुत ही बढ़िया एग्जाम है दोस्तों, अगर इसमें आप लोग का हो जाता है तब कोई चिंता नहीं है, 2 साल फ्री में रहना, खाना पढ़ना सब कुछ फ्री, मौज मस्ती सब कुछ फ्री, और 2 साल तैयारी करने के बाद अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छे से 2 साल पढ़ लिए, तैयारी कर लिए, तो वहाँ जाके मौज मस्ती नहीं करना है, वहाँ जाके पढ़ाई करना है ताकि एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका एडमिशन दाखिला हो जाए, ताकि आपका भविष्य संवर सके। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से अभी से तैयारी में जुट जाइए दोस्तों, ताकि आपका आकांक्षा 40 का एग्जाम निकल सके और आप लोग वहाँ जाके एक्सपीरियंस कर सके एक अच्छे पढ़ाई का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी को अपने एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, मेरी सारी शुभकामनाएं दोस्तों आप सभी के साथ है। और प्लीज़ चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि जो एग्जाम दे रहे हैं सभी को लाभ हो सके। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।